पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। A chemical reaction is a change in which one or more substance or reactant react to form of new substance with entirely different properties। देखिए, जैसे हमारे पास दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट ही होना चाहिए, एक से कम नहीं, दो हो या तीन हो, चार हो, पांच हो। जब हाइड्रोजन लिया प्लस ऑक्सीजन लिया तो क्या बना? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी वाटर बना। अब ये देखिए, जब दो एलिमेंट मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस मतलब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस। अब पहले तो ये दोनों गैस थे, अब लिक्विड बन गए, यानी नया सब्सटेंस बनना है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जो ये रिएक्ट होता है, मतलब ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, तो ये रिएक्टेंट थे। जो प्रोडक्ट हमारा पानी था वो प्रोडक्ट था। तो ये होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इनकी डेफिनेशन ये है, इनको भी देख लेते एक बार। द रिएक्टिंग स्पाइस मॉलिक्यूल एटम आयन और नाउ अस रिएक्टेंट। ठीक है, वही सब लिखा है, बताया वही है। प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल देखते केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड। और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स देखते हैं, ये एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का ही सब कुछ है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये है, किसी ना किसी रिएक्शन में होंगे ही, कंपलसरी है। कहीं चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, कहीं चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो बायोड इक्वेशन के फॉर्म में और एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो बायोड इक्वेशन के फॉर्म में कैसे करते हैं वो देखते हैं पहले। ये देखिए, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा प्रोडक्ट का है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्टेंट होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट होता है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना? जिंक सल्फ्यूट प्लस हाइड्रोजन। तो अब इसको हम, ये तो था बाइड के फॉर्म में, यानी इसमें पूरा बाइड था। और ये साइम्बॉलिक यानी केमिकल रिप्रेजेंट, केमिकल इक्वेशन होती है वो साइम्बॉलिक पे डिपेंड होती है। देखो जेड एन यानी जिंक का साइम्बॉल क्या होता है? जेड एन। तो जेड एन सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला है उसका, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हमारे पास आया क्या? ZnSO4 प्लस H2O, यानी जिंक सल्फ्यूट प्लस हाइड्रोजन। ये था हमारा वो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने। इसी को हमें अलाउ करते हैं, लेकिन ये थोड़ा पढ़ने के लिए था। सबसे सही ये है, ये 10th तक चलेगा, फिर ये 11th नहीं मिलेगा। अब इसकी डिफाइन देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूजर ऑफ साइम्बल ऑफ एलिमेंट। देखो, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि साइम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो अभी मैंने ऊपर बताया था। और क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। ये फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करता। The necessary of conditions such as temperature, pressure or catalyst should be written on arrow between reactant and product। अब ये देखो, ये ऊपर देखो, जेड एन जी एरो है, इस पे हम क्या लिखते हैं? मेंशन करते हैं गैस इवोल्यूट हो रही है, हीट दे रहे हैं, तो इधर हीट लिख देते हैं।
ये एरो के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। ये देखिए, मैग्नीशियम इज burnt इन एयर फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O2। तो क्या बना MgO। अब सबसे बड़ी बात आती है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये एग्जाम में 2-4 नंबर की आई जाती है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन किस पे डिपेंड होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास आपने 9th में पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ये जो ओटी है, ये हर बार आती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है? मैटर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हम मैटर को ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। तो जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पर डिपेंड होती है। इसकी इसीलिए ज़रूरत होती है। सो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेम होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मास है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का 2 है उधर 3 है तो 3 को भी 2 ही लगा के इक्वल कर देंगे, दोनों तरफ 6 हो जाएंगे। सबसे सिंपल मेथड सीखते हैं स्टेप वाइज। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, इसको बोलते हैं। राइट ए केमिकल इक्वेशन इन ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। अभी हमने लिया है FeH2O, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनना है? Fe3OH2। अब इसको हम देखेंगे कि केमिकल बैलेंस है कि नहीं है। अभी तो नहीं है, सामने ही दिख रही है। अब देखते हैं, काउंट करते हैं इसको, सबके एलिमेंट लिखते हैं। जैसे एक बॉक्स बनाए थे, देखो ये रहा। Fe कितने टोटल एलिमेंट थे? 3 थे। तो 3 थे हाइड्रोजन और Fe और ऑक्सीजन। अब देखते हैं दोनों साइड, ये रिएक्टेंट होगा, लेफ्ट हैंड साइड एक प्रोडक्ट होगा। तो Fe के पास रिएक्टेंट साइड कितने थे? एक। तो एक ये रहा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट साइड कितनी है? 3 है, तो 3 लिखे। हाइड्रोजन 2 है और उधर भी 2 हैं, तो हाइड्रोजन इक्वल है पहले से। ऑक्सीजन 1 है, उधर 4 हैं। अब करना है इक्वल, कैसे करेंगे इसको देखते हैं स्टेप 3 में। अभी तो ये लिख लिया, मतलब ये देख लिया ये बैलेंस है कि नहीं है। अब ये देखो बैलेंस का कैसे पता पड़ेगा? इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, 1 है, 4 है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? जो मास है वो ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय। तो इधर तो कम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम बैलेंस करेंगे। तो 1 3, ये इसको नहीं करना पड़ेगा हाइड्रोजन को। और इन दोनों को अगर तीनों इक्वल होते तो हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो इक्वल कैसे होगा? 1 में 3 का मल्टीप्लाई दे दो और इसमें 1 का दे दो। इसमें कुछ नहीं करना है, तो इसमें 4 का दे दो और इसमें 1 का दे दो। तो अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? नई रिएक्शन क्या बनेगी हमारी, देखते हैं। Fe4H2O Fe3OH2O। अभी ये स्टेप 3 थी, उसमें 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये था। मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई Fe में दिया, 4 ये हो गया, 3 इसमें दिया, 3। तो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सरल है, इसको समझते हैं क्या होता है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक प्रोडक्ट, दो और रिएक्टेंट, सॉरी गलती हो गई, दो रिएक्टेंट मिलती हैं तो एक सिंगल सबस्टेंट, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कितने एलिमेंट है टोटल? 2। और बन क्या रहा है? सिंगल सबस्टेंट CO2। तो ये क्या हुआ? केमिकल
वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या है बर्निंग ऑफ कोयल। बर्निंग ऑफ कोयल क्या होता है, किस कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अभी ये आपको ध्यान रखना है, CO+O2 यानी दो मिले, दो एलिमेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है। जरूरी थोड़े ना इधर दो ही, तीन भी हो, चार भी हो, लेकिन इधर सिंगल ही प्रोडक्ट होना चाहिए, इधर प्लस कुछ और नहीं होना चाहिए। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इधर CO2+H हो जाता, +Z हो जाता, इससे कुछ लेना नहीं। इधर देखना है एक ही प्रोडक्ट बनना है कि एक से ज़्यादा। अब CO2 है, ऐसे भी तो लिख सकते CO2 प्लस ए प्लस नहीं, H होता, 3 होता और भी जाता है, तो भी ये सिंगल ही रहता। अगर इधर प्लस लग के, जैसे प्लस लग के O2 हो जाए, तो ये सिंगल कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं रहेगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाए। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर 2H2, हाँ 2H2, O2, 2H2। इसको ये भी देखते चलना है केमिकल बैलेंसिंग में है कि नहीं है, ये साथ साथ ये भी लिखना पड़ेगा। तो 2H+O2, दो इधर था हाइड्रोजन, इधर भी है, तो ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन नहीं करा, दो आगे लगा दिया, कुछ जरूरी। CO और H2O, ये क्या बना, COH2O COCA यानी काको 3, CO CO3। अब पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो दूसरे नंबर पे आती है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर हीट बाहर निकल रही है, यानी जो हमारी गर्मी हीट बाहर निकलती है, तो हम उसे एक्सोथर्मिक में बोलते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, अंदर रिएक्शन हुई, तो हमारे मुंह से क्या निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हीट, तो ये एक्सोथर्मिक में आ जाएगा। हीट निकल रही है, बाहर निकल रही, तो ये हीट में आ गया। अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस देखते हैं, NCERT का एग्जाम्पल है। CH4+O2, ये गैस हैं, दोनों गैस हैं। CO2 गैस हैं, 2H2O, वाटर प्लस हीट, तो एक्सोथर्मिक में आ गया। और रेस्पायरेशन होती है, रेस्पायरेशन जो अभी बता रहा है, रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक होती है। देखो कैसे होती है। C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जो एक्वा सॉल्यूशन है। 6O2 यानी 6 ऑक्सीजन मिल रहा है, तो अब किस में स्प्लिट होगा ऑक्सीजन, 6CO2+6H2O प्लस एनर्जी और हीट में, यानी हीट भी निकल रही है और एनर्जी भी। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक। अब दूसरा पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन, और इसमें एक और आता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, उसमें हीट अंदर जाएगी, जैसे फोटोसिंथेसिस है। अब पेड़ को तो हीट की ज़रूरत है, तो वो हीट अंदर लेते हैं, तो उसके लिए एक्सो एंडोथर्मिक हो जाता है। या भी ये शायद नीचे होगा, अभी इतना ही ध्यान रखो। एक्सोथर्मिक में हीट ये एग्जिट होती है, और एंडोथर्मिक में इंटायर होती है, बस। एक्सो मतलब एग्जिट, एंडो मतलब इंटायर, बस इतना ध्यान रखो, कंफ्यूजन नहीं होगी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। अब इसमें देखिए, कोई ए सब्सटेंस है, इसको हम प्रोडक्ट बनना है B+C में, यानी प्रोडक्ट इसमें दो होंगे, ये डायरेक्ट स्प्लिट होगा, यानी टूटेगा, डिवाइड होगा। केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, उसका जस्ट अपोजिट है। और ये टूटेंगे भी 3 प्रोसेस से, थर्मल यानी धूप से, थर्मल यानी हीट से, सॉरी धूप नहीं, हीट मतलब आग से। आग कुछ भी हो सकती है, हीट से टूटेंगे। देखो F2FeSO4 है, तो प्रोडक्ट टूटे किस में, FTSO इसमें, और एक हाइड्रोजन भी हो जाएगा, वो भी थर्मल से ही होगा। ये रहा CaCO3 यानी काको 3, इसमें हीट दी, यानी वो हीट दी, तो ये CO CO2, ये वन टूट गया। ये दिख रहे हैं एग्जाम्पल। अब इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी वो हाइड्रोजन होता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस में ही टूटेगा।
वो थर्मल में नहीं टूटता। इलेक्ट्रोलाइटिक यानी करंट के वो द्वारा अपन उसको तोड़ेंगे, पानी को मतलब डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन अलग करेंगे, ऑक्सीजन अलग करेंगे, यानी दोनों को अलग अलग करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिसिटी दी तो अलग हो जाएंगे। और फोटोलाइटिक जो घाम से होते हैं यानी धूप से, जैसे एक और देख लो एग्जाम्पल, 2AgCl सनलाइट है, 2Ag प्लस Cl इसमें धूप दी तो एक इसमें टूटेगा, 2Ag प्लस Cl 2 में टूट गए। ये आगे एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक ऊपर बता चुके हैं इसलिए इसकी डेफिनेशन ही पढ़ ले रहा है। द रिएक्शन विच आर रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी द रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन विच डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करेंगे लेस रिएक्टिव, यानी जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसे पी वो आगे हो जाएगा, कम ताकतवर होगा नीचे हो जाएगा। अब ताकतवर कौन है इसमें, एलिमेंट है, तो एलिमेंट कौन कौन से ताकतवर हैं इसकी अभी लिस्ट आई, वो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। जेड एन सबसे ज़्यादा है तो वो किसी को भी डिस्प्लेस कर देगा। अब देखिए FeCuSO4 है, FeSO4Cu। अब आप एनसीईआरटी की टेबल खोलेंगे तो उसमें मिलेगा कि जो SO4 है वो ज़्यादा रिएक्टेंट है तो वो Fe के साथ रिएक्ट होगा, Cu अलग हो जाएगा। और देखिए ZnCuSO4 है तो इसमें वो भी कर, इसमें SO4 उधर हुआ, जेड एन रिएक्टिव देन कॉपर, जेड एन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, तो CuSO4 इधर आएगा और वो अलग हो जाएगा। ये बस ये करना है आपको, उसकी टेबल देखनी है बस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड फॉर्म नेचुरल आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। अब आयंस से इसमें होगा, आपने क्लास 9th में वो बैलेंसी तो सीखी होंगी, जो मतलब वो आयंस निकालना, जैसे Na है तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे, जैसे Na का मतलब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 10, तो इसमें सेल फिल कर लो, पहले में एक, दूसरे में दो, तीसरे में, ऐसे ही करते हैं कि एलिमेंट सेल, उसी में तो इसमें क्या बचता है, पहली वाली में एक भर दो, सॉरी रुकना, पहली वाली में एक भर दिया ले, दूसरी में दो भर दो, क्या होगा 3, तीसरी में पूरे आया, इसलिए इसमें बचेगा पॉजिटिव, ये किसी को देगा तो, इस और ये निगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, तो ये SO4 को हटा देगा, यानी ये आयंस के साथ रिएक्ट होती है। बस इसको ही थोड़ी एनसीईआरटी में से प्रैक्टिस और करना, एनसीईआरटी से बाहर पेपर जाता नहीं है, एनसीईआरटी सबसे अच्छे पढ़ना। वाइट प्रेस में BaSO4 फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो छोटे छोटे मतलब रिएक्शन टाइम पे पार्टिकल बचते हैं उनको जो बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, जो आयंस के साथ रिएक्ट करती है। अब पांचवा नंबर आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, यानी जो ऑक्सीजन होगा उसमें ऑक्सीडेशन में जो एडिशन होगा वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, इतना ध्यान रखो। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को निकालेंगे और ऑक्सीजन डबल करेंगे, बस इतना ध्यान रखो। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन आना है, हाइड्रोजन को निकालना, या CO प्लस CO2, इसमें हाइड्रोजन नहीं निकल गया, सब जगह हाइड्रोजन हीट करेंगे, हटेगा हाइड्रोजन निकलेगा, ये देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इन सब एक रिएक्शन को देख सकते हैं आप ध्यान से। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, हाइड्रोजन
सब्सटेंस को हाइड्रोजन निकालते जाते हैं। अब रिडक्शन में तो हाइड्रोजन ऐड होगा लेकिन ऑक्सीजन रिमूव होगा, जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। अब थोड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन दिस रिएक्शन CO is a reduce COH2 oxidized to H2O oxygen reaction। सबको ये पढ़ लेना, ये हमारे टेलीग्राम द एमर्स चैनल पे मिल जाएगी PDF। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। हमारी डेली लाइफ में इफेक्ट क्या है ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन, अब लोहे पे ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में आएगा तो रस्टिंग होगी, कोराइजन। इसको पढ़े, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू अ सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर एंड एसिड इट्स फॉर्म द टाइम ऑफ फॉर्म विच मेक्स मेटल। अब जब भी हमारा जो लोहा या मेटल होगा, जब भी ऑक्सीजन के और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एक जंग लगती है। तो अब रस्टिंग फ्रॉम आयरन, ये सब कुछ हो जाता है, कोरिजन होता है, इसको बोलते हैं जंग लगना। अब इसके कुछ उपाय भी होते हैं, क्या होते हैं, किस किस को बचा सकते हैं, ये CBSE में हर बार क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। कैन बी इनके गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। तो ये इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी हों तो आप बताना। ये लास्ट टॉपिक है शायद, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, कोरेशन पढ़ लिया। अब रेंसिडिटी, कभी आपने चिप्स वगैरह खाए हो तो उसमें एक हवा ज़्यादा आती है, मतलब नाइट्रोजन गैस होती है, वो किस लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के। ऑयली फूड होते हैं तो वो खराब ना हो जाए। अब ऑक्सीडेशन कैसे पता, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल विल एक्सपोज टू एयर नाउस रेंसिडिटी स्मेल और वेट टेस्ट। मतलब ये खराब हो जाते हैं। रेंसिडिटी फूडों में ज़्यादा होता है, खाने की चीज़ों में जो हम फ्रिज में रख देते हैं, जैसे चिप्स वगैरह हैं, इनको अगर नाइट्रोजन गैस फिल नहीं करेंगे तो ये टेस्ट चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएंगे ड्यू टू रेंसिडिटी। अब मेथड क्या है इनको बचाने के, ये भी देख ले रहे हैं। बी एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब हम ऐसी कुछ चीज़ उसमें डालेंगे जो एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करे। नाइट्रोजन था। कीपिंग फूड इन ईयर टाइट कंटेनर, जिसमें ईयर नहीं जाए उसमें हम फूड को रखेंगे, जैसे रेफ्रिजरेटर। और रिप्लेसिंग ईयर बाई नाइट्रोजन, ईयर को रिप्लेस करेंगे और नाइट्रोजन फिल करेंगे, रेफ्रिजरेशन को रखेंगे। ये सब टॉप ये थे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को द एमर्स को, और सब्सक्राइब कीजिए द एमर्स को, लाइक कीजिए।